नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। अंकित अपनी मम्मी विनीता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा शिप्रा अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वह बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज सिया के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहां से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे, तुम अभी घर पर ही तो हो, तो मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज मुझे 6,000 रुपए दे दो। 6,000? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 7,000 लिए थे ना? अंकित ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज का हिसाब तुम्हें देना जरूरी है क्या? लेकिन शिप्रा, वैसे भी खर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सेविंग है नहीं, तो थोड़े बहुत जो पैसे बचे थे वह मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्च करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई जिंदगी ही नहीं है मेरी। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। तुम्हारे घर को संभालो, तुम्हारी माँ को संभालो, और 1 रुपए खर्च न करो। कहते हुए शिप्रा अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। उधर अंकित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर विनीता जी उदास हो गईं और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। आखिर कर भी क्या सकती थीं? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। अंकित सब संभालने की कोशिश तो कर रहा था, पर वह अकेला क्या करे? अगर शिप्रा का ही साथ ना हो तो जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चे में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से विनीता जी की बीमारियों ने कमर तोड़ कर रख दी थी। बेचारा अंकित कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। शिप्रा कोई जिम्मेदारी हाथ में लेना नहीं चाहती थी। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की बेल बजी। अंकित ने ही जाकर दरवाजा खोला। एक पल के लिए हैरान ही रह गया। सामने शिप्रा की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि शिप्रा ने ही उन्हें फोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? शिप्रा फोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले अंकित कुछ कह पाता, शिप्रा का भाई बोला, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? अंकित ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वे लोग अंदर आए, शिप्रा अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आ गई और आते ही बोली, चलो मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। शिप्रा, मेरी बात तो सुनो। अंकित ने उसे समझाने की कोशिश की। आप तो रहने दीजिए। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ अचानक? हैरान परेशान सी विनीता जी भी शोर सुनकर कमरे से निकलकर बाहर आ गईं। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी, नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े पैसों के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। विनीता जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगीं और वह थी कि समझ ही नहीं रही थीं। जब आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर विनीता जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी शिप्रा को
पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते शिप्रा को भी सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है। कभी कम तो कभी ज्यादा हो जाता है। हाँ, लेकिन यह कम ज्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूं मैं अपनी बेटी को। अंकित ने देखा जब उसकी सास कुछ समझने को तैयार नहीं, तो उसने विनीता जी को शांत रहने का इशारा किया। शिप्रा अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से रवाना हो गई। अंकित ने भी शिप्रा को रोकने की कोशिश नहीं की। अंकित, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की बेटा? छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, यह बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ, उसका एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। अंकित जानता था कि शिप्रा की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई हैं, उतनी कभी उसके मायके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितनी शिप्रा आए दिन पैसे मांगती है। शिप्रा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे अंकित के पिता ने अंकित के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर शिप्रा का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर शिप्रा मायके आ गई। उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने शिप्रा को समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप कर दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। ये क्या बनवा दिया है मम्मी? मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो खाना ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने ऐसे मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, बाहर का खाना चाहती है तो खाने दो। शिप्रा का मूड होता है तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कुटती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई, ऊपर से रोज नए खर्च करती रहती है। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय साथ पी रहे थे। इतने में शिप्रा भी उठकर आ गई और बोली, मम्मी, मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज 6,000 रुपए दे दो। उसकी बात सुनते ही भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 6,000? वह भी पार्लर के लिए? ननद रानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हैं जो आपने मांगा और निकाल कर दे दें? भाभी, तमीज से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। शिप्रा थोड़ा बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती हैं और शायद आप ससुराल जाकर भूल गईं कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहां खर्च इच्छाओं पर भारी होते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि घर का खर्चा कैसे चलता है वह हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी, बस आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। शिप्रा ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, बेटा, तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें करते हम लोग देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है कि गलती अंकित की नहीं
बल्कि तुम्हारी ही है। अब की बार उसके पापा ने कहा, अरे आप क्या कह रहे हैं? शिप्रा की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें चुप कर दिया। चुप रहो, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्च देखा? तुम यह भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है, तो वह इसके उल जलूल खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो बजाय ऐसे बुरे वक्त में उनके साथ देने के, ये उनको छोड़कर चली आई। अरे यह पढ़ी लिखी है, गंवार थोड़े ही ना है। चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है, जब चाहे कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर शिप्रा के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ ना कह पाई और उन्होंने शिप्रा को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर शिप्रा को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है, कोई और नहीं। आखिर वह लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां उससे अभी भी होती थीं, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वह विनीता जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।